गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अमित सिंह। हेलो नव भारत में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। पहले देखिए 10 मिनट में 10 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ओर से चुनावी शंखनाद के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी के दौरे पर हैं। आज जेपी नड्डा के यूपी दौरे का दूसरा दिन है। नड्डा आज आगरा में संगठन को मजबूत करने के लिए कई बैठकें लेने वाले हैं। इस दौरान सीएम योगी भी उनके साथ रहेंगे। नड्डा और योगी सबसे पहले मंत्रियों के साथ लखनऊ से आगरा पहुंचेंगे। यहां वो सुबह 11 बजे निजी होटल में बीजेपी की बैठक करेंगे। दोपहर 3 बजे से किसी दूसरे होटल में उनका कार्यक्रम है। शाम 7:35 पर वो खेरिया एयरपोर्ट से रवाना होंगे। आज करीब 7 घंटे तक सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा में रहेंगे और बीजेपी चीफ नड्डा के साथ ब्रज क्षेत्र के विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों से चुनाव रणनीति पर मंथन करेंगे। इस दौरान जेपी नड्डा कोरोना वॉरियर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। इससे पहले आज यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई और मिशन 2022 को लेकर रणनीति बनाई गई। अब ये तो नतीजे ही बताएंगे कि बीजेपी की तैयारियां कितना रंग लाती हैं। पूर्वोत्तर के दोनों राज्यों असम और मिजोरम में हुआ सीमा विवाद और संघर्ष का मुद्दा अब शांत हो चुका है। केंद्र की ओर से मिले सख्त निर्देशों के बाद दोनों राज्यों के सीएम के तल्ख तेवर भी नरम हो गए हैं और दर्ज किए गए ज्यादातर केस भी वापस ले लिए गए हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह आज इसी मुद्दे पर असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा और पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल से मुलाकात कर सकते हैं। सोनोवाल फिलहाल मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं और शर्मा से पहले राज्य की कमान संभाल चुके हैं। ऐसे में शाह की मौजूदगी में सीमा विवाद को पूरी तरह सुलझाने और आगे इस तरह के हालात न बने, इनकी कोशिशों को लेकर मंथन हो सकता है। दरअसल जुलाई के आखिर में बॉर्डर पर असम और मिजोरम की पुलिस और नागरिकों के बीच अतिक्रमण को लेकर विवाद हो गया था। पत्थरबाजी के साथ ही फायरिंग की घटना में असम पुलिस के 5 जवानों की भी मौत हुई थी। इस घटना के बाद सीएम हिमंता और जोरमथंगा के बीच सोशल मीडिया पर जमकर वार पलटवार भी देखने को मिला था, जिसके बाद केंद्र की सख्ती के बाद ये मामला शांत हुआ। उसी सिलसिले में अमित शाह आज बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर असम के सीएम और पूर्व सीएम से मंथन कर सकते हैं। दिल्ली रेप केस में पीड़ितों की पहचान उजागर करने के बाद से राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले राहुल गांधी के ट्वीट को डिलीट किया गया और उसके बाद अब शनिवार को उनका अकाउंट ही लॉक हो गया। कांग्रेस ने कहा कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का अकाउंट अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की ओर से इनकार किए जाने के बाद कांग्रेस ने माना कि अकाउंट को अस्थायी रूप से लॉक कर दिया गया है। लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने राहुल के ट्विटर अकाउंट सस्पेंड होने पर आक्रामक तेवर दिखाए और कहा कि वो लोगों की आवाज दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए उठाते रहेंगे। दरअसल राहुल गांधी के अकाउंट पर यह कार्रवाई तब शुरू हुई थी जब उन्होंने रेप पीड़िता के पेरेंट्स की तस्वीर ट्वीट कर दी थी। बाल आयोग की मांग पर ट्विटर ने वो पोस्ट भी डिलीट कर दी थी। दिल्ली रेप केस में सियासत के बीच अब लोगों का आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। आज नांगल गांव में दलित समाज के लोग कैंडल मार्च निकालने वाले हैं ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके। दिल्ली में मासूम से रेप और हत्या के बाद देश जहां गुस्से में है, तो एक और मामला राजस्थान से सामने आया है। यहां के अलवर के बड़ौदा मैव थाना इलाके में नाबालिग से गैंगरेप के बाद अश्लील वीडियो बनाकर आरोपियों ने कई महीनों तक उसे ब्लैकमेल किया और धमकी देकर रुपए भी लिए। यहाँ बुला कर यहाँ इतने पैसे चाहिए, पहले निकाल दिए और पैसे चाहिए नहीं तो मार देंगे, मैं बुलाऊं जहाँ आना पड़ेगा। इतना ही नहीं, 16 साल की लड़की से गैंगरेप और रुपए ऐंठने के बाद भी आरोपियों ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो पोस्ट कर दिए। शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर चारों आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। हमने मुलजिमों की दस्तयाबी के लिए, गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीम गठित कर दी गई है जो उनकी तलाश में जल्दी हम उन्हें दस्तयाब पर गिरफ्तार करेंगे। तमाम दावों के बावजूद आखिर में सवाल यही है कि हमारे देश में बेटियां कब सुरक्षित होंगी। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस ने परमवीर सिंह द्वारा अवैध वसूली की जांच का फैसला किया है। एक बिल्डर की शिकायत पर परमवीर सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। ठाणे पुलिस ने इसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। आईपीएस परमवीर सिंह के खिलाफ बिल्डर केतन तन्ना ने पिछले हफ्ते ठाणे नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया था। इस केस में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। एफआईआर में परमवीर सिंह के अलावा डीसीपी दीपक देवराज, एसीपी प्रदीप शर्मा, इंस्पेक्टर राजकुमार कोथमीरे, जेल में बंद गैंगस्टर रवि पुजारी और ठाणे के एक पत्रकार के नाम है। एफआईआर में बिल्डर तन्ना ने यह आरोप लगाया है कि परमवीर सिंह जब ठाणे के पुलिस आयुक्त थे तब जनवरी 2018 से फरवरी 2019 के बीच आरोपियों ने उन्हें एंटी एक्सटॉर्शन सेल में तलब कर गंभीर आपराधिक मामलों में फंसाने को लेकर धमकाया और उनसे 1.25 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। इस मामले के अलावा महाराष्ट्र के एसआईटी सट्टे के मुखी सोनू जालान द्वारा सिंह के खिलाफ लगाए गए कथित फिरौती के आरोपों की जांच की जा रही है।
असम में आर्मी के एक जवान ने अपने ही साथी की गोली मारकर हत्या कर दी, और सिर्फ इसलिए कि दोनों के बीच किसी मुद्दे पर तीखी बहस हो गई थी। पूरा मामला तिनसुकिया में सेना की 73वीं ब्रिगेड के लेपुली हेडक्वार्टर का है, जहां लांस नायक राजेंद्र प्रसाद और लेफ्टिनेंट संजय चंद के बीच बातचीत के दौरान बहस इतनी बढ़ गई कि राजेंद्र ने अपने साथी को ही गोलियों से भून दिया। पुलिस ने बताया कि मौके पर 20 राउंड फायर हुए हैं, जिसमें लेफ्टिनेंट संजय चंद की मौत हो गई। फोन करके इन्फॉर्मेशन दिया है, 2 बंदा के साथ ऐसा हुआ है, एक डेथ हो गया, आपको जानकारी दिया। हम तो खाली कार्टूस मिला है हमको 20 राउंड। घटना के बाद लेफ्टिनेंट के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और असॉल्ट राइफल के साथ आरोपी प्रसाद को हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन आर्मी के जवान ने आखिर आपा क्यों खोया, ये तो अब पुलिस की तफ्तीश के बाद ही सामने आ पाएगा। आंखों में आंसू और बेटे की याद में बिलखती ये शहीद गुरनाम सिंह की मां है। बेटे की शहादत पर गर्व करने वाली मां की आंखों में आंसू उस वक्त आ गए जब आरएसपुरा में सरकारी स्कूलों के नाम शहीदों के नाम पर रखे जाने की बात सामने आई। जवानों की शहादत को लोगों के दिलों में जिंदा रखने के इस फैसले की अब तारीफ हो रही है। शहीदां दे नाम पर कुछ तो कुछ रखना चाहिए। चलो देश भी ना करे, एक देश वास्ते बच्चे शहीद हुंदे ने ते मापियों की भी खुशी हुंदी है भी चलो साडे बच्चे दे नाम पर कुछ तो कुछ रखिया उन्हें। दूजी है भाई, आज अगर हम आराम से बैठे हैं तो उनके कारण से बैठे हैं। उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे करके जम्मू कश्मीर की धरती को अपने खून के साथ सींचा है। तो ज़रूरी है कि हमारे जो पीढ़ियां हैं वो उनको याद करें, हमेशा याद करें। 2016 में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बीएसएफ जवान गुरनाम समेत कई शहीदों के नाम पर अब सरकारी स्कूलों का नामकरण होगा। निश्चित ही आने वाली पीढ़ियों की यादों में उनकी शहादत को संजोने के इस फैसले से परिवार खुश है। अफगानिस्तान में अमेरिका की वापसी के बाद तालिबान ने जो तांडव मचाया है, उससे रणभूमि में अमेरिका को वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा है। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते हमलों को देखते हुए जो बाइडेन ने अमेरिकी वायुसेना को खुली छूट दे दी है। उन्होंने अफगानिस्तान के 3 प्रमुख शहरों की ओर बढ़ रहे तालिबान आतंकवादियों को निशाना बनाने के लिए B-52 बम वर्षक और स्पेक्टर गनशिप से हमला करने का आदेश दे दिया है, जिसके बाद अफगानिस्तान और आसपास के अमेरिकी एयरबेस पर मौजूद ये विध्वंसक विमान तालिबानी आतंकियों के ऊपर काल बनकर मंडराने लगे हैं। अब आपको बता दें कि अमेरिका के ये मारक विमान है क्या। B-52 बॉम्बर एक बार में 70,000 पाउंड पेलोड लेकर उड़ता है। B-52 बॉम्बर के एक हमले से एक पूरे बड़े शहर को तबाह किया जा सकता है। AC-130 गनशिप 25 मिलीमीटर की गैटलिंग गन से लैस है, 40 मीटर बोफोर्स तोप और 105 मिलीमीटर M102 तोप से लैस है। तालिबान तेजी से काबुल की तरफ बढ़ रहा है। काबुल में कई वारदातों को अंजाम भी दे चुका है। ऐसे में अमेरिका का यह फैसला अफगानिस्तान के लिए राहत की खबर और तालिबान के लिए काल बनकर आया है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच भारत में 5वीं वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। देश में अब जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए परमिशन दे दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, भारत के पास अब कोरोना की कुल 5 वैक्सीन हो चुकी हैं। दरअसल भारत में कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी और मॉडर्ना के बाद अब जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की परमिशन मिली है। देश में वैक्सीन का आंकड़ा भी 50 करोड़ के पार पहुंच गया है। जाहिर है कि अब वैक्सीन की संख्या बढ़ने से बाकी लोगों के टीकाकरण में तेजी आएगी। इस बीच कोरोना की जन्मभूमि कहे जाने वाली वुहान शहर में भी संक्रमण बढ़ने लगा है। भारत में भी केरल में हालात खराब हैं, लेकिन वैक्सीनेशन में तेजी से कोरोना से नुकसान को कम करने में जरूर मदद मिलेगी। भारत में इस साल मॉनसून इस कदर बरस रहा है कि क्या गांव क्या शहर सब कुछ तरबतर हो रहा है। कहीं कार पानी में बह रही है तो कहीं घाट डूबने की कगार पर है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक और बिहार से लेकर उत्तराखंड तक तस्वीरें लगभग एक जैसी हैं। कई इलाकों में पानी भर गया है और जनजीवन अस्त व्यस्त है। लगातार वायुसेना, NDRF, SDRF और स्थानीय प्रशासन की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। राजस्थान के बारां में उफनते नदी नालों के चलते करीब 100 गांवों का आपस में संपर्क टूट गया। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर लोगों को बचाया जा रहा है।
उधर अपने संसदीय क्षेत्र कोटा में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ का जायजा लेने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एरियल सर्वे किया। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी ग्वालियर से लेकर दतिया तक हवाई सर्वे कर प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। पटना में तो गंगा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। यहाँ आसपास के कई घाट पानी में डूबने की कगार पर हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मुनस्यारी गिरगांव के पास एक कार पानी में बह गई और यहाँ लैंडस्लाइड की वजह से कई रास्ते भी बंद हो गए। कई जगह हादसों में लोगों की जानें भी गई हैं। इस बीच लगातार प्रभावित इलाकों से लोगों को रेस्क्यू कर पानी उतरने का इंतजार किया जा रहा है। और देश और दुनिया की तमाम 10 बड़ी खबरों के बाद रुख करते हैं अब उन खबरों का जिसका सरोकार सीधा आपसे है, आपके अपनों से है। देखिए काम की खबरें। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत के पास एक और हथियार आ गया है। अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वाली वैक्सीन को सरकार से इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। अब भारत के पास आपात इस्तेमाल के लिए 5 वैक्सीन मौजूद हैं। देश में सिंगल डोज वाली वैक्सीन से अब कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण करने की राह आसान होगी। हिमाचल में आज मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले में भारी बारिश को लेकर लोगों को सावधान रहने को कहा है। लोगों को घरों में रहने की हिदायत भी दी गई है। बहुत जरूरी हो तभी घरों से निकलने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। भारी बारिश की आशंका के बीच राज्य में 23 सड़कों पर यातायात बंद कर दिया गया है। प्रदेश में बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे खतरों वाली जगहों की ओर ना जाएं। साथ ही नदी नालों के किनारों से भी दूर रहें। HDFC बैंक की ऑनलाइन सर्विसेज कुछ समय के लिए बंद रहेंगी। बैंक ने डिजिटल बैंकिंग सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए सर्वर पर काम करने का दावा किया है। डिजिटल बैंकिंग सुविधा को और बेहतर करने के मकसद से बैंक मेंटेनेंस के काम में जुटा हुआ है। बैंक ने कस्टमर्स को ईमेल और मैसेजेस के जरिए बताया है कि कुछ समय के लिए उनकी ओर से नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग ऐप की सर्विसेज बंद रहेंगी। इसके अलावा आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की सेवाओं का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आज रात 10 बजे तक के लिए सर्विसेज बंद रहेंगी। आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है और आप आधार सेंटर नहीं जा पा रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आधार सेंटर नहीं जाना पड़ेगा। अब डाकिया आपके घर आकर आधार में मोबाइल नंबर अपडेट कर सकेगा। इसके लिए आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ खास करार किया है। यह सेवा देश के 650 इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नेटवर्क में काम कर रहे 1,46,000 डाकिया और ग्रामीण डाक सेवकों के जरिए मिलेगा। इस काम के लिए डाक विभाग डाकियों को हाईटेक स्मार्टफोन दे रहा है। इसमें खास सॉफ्टवेयर ऐप की मदद से आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कर सकेंगे। इसके लिए डाकियों को बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है, जिससे डाकिया घर घर जाकर आधार कार्ड अपडेट कर सकेंगे। तो अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में अपडेट नहीं है तो इस योजना का आज ही फायदा उठा ले। अगर आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन की चिंता सताती है तो अब बेफिक्र हो जाइए। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में इन्वेस्टमेंट करके आप अपना रिटायरमेंट सुरक्षित कर सकते हैं। सरकार की एक स्कीम में इन्वेस्टमेंट करके आप हर महीने 9,000 रुपए पेंशन पा सकते हैं। केंद्र सरकार की यह योजना LIC के जरिए चलाई जा रही है, जिसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। इस योजना में सीनियर सिटीजन निवेश करके पेंशन पा सकते हैं। इसमें अधिकतम 15 लाख रुपए का निवेश किया जा सकता है, लेकिन पति और पत्नी दोनों की उम्र 60 साल से ज्यादा है तो दोनों स्कीम का फायदा ले सकते हैं। इसमें अधिकतम 10 साल तक निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा 3 साल होने पर लोन की सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं। ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्कीम है। कोई शख्स 1,62,162 रुपए का निवेश करता है तो उसे 10 साल तक हर महीने 1,000 रुपए पेंशन मिलेगी। वहीं 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करने पर हर महीने 9,250 रुपए मिलेंगे। इसमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि एक बार पेमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता।
और काम की खबरों के बाद रुख करते हैं यूपी का, जहां कुछ ही वक्त में विधानसभा चुनाव होने वाला है। मिशन यूपी पर निकले हैं जेपी नड्डा। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। सीएम योगी के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज व्रज के दौरे पर रहेंगे, जहां वो विधायकों पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। आगरा में बैठकें करने के बाद, उनको बूस्ट करने के बाद, जीत का मंत्र देने के बाद आगे की रणनीति पर काम होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा चुनाव महज कुछ ही महीनों में होने हैं और अब उसे लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। तमाम दौरे हो रहे हैं, मुलाकातों का दौर चल रहा है। बीजेपी नहीं चाहती कि किसी भी तरह से यह मौका चूका जाए, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से हालात बने हैं यूपी में, उसे लेकर अब एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए मॉर्निंग प्राइम टाइम में मेरे साथ जुड़ रहे हैं रविकांत। गुड मॉर्निंग रवि, क्या अपडेट है, क्या बातचीत होगी, किन किन से मुलाकात होगी, किस तरह की रणनीति पर बात होने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे का आज दूसरा दिन है, जिसमें वो सुबह लखनऊ से आगरा के लिए प्रस्थान करेंगे और यहाँ पर 3 कार्यक्रम बताए जा रहे हैं। सबसे पहला कार्यक्रम ये है कि वो कोरोना वॉरियर्स के साथ आगरा में मुलाकात करने वाले हैं। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि 9 तारीख को भारतीय जनता पार्टी यूपी से ही एक बड़ा कैंपेन लॉन्च कर रही है, जिसमें स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को वो ट्रेनिंग दे रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि लगभग 2 लाख गांवों में 4 लाख कोरोना वॉरियर्स और कोरोना स्वयंसेवकों को तैयार किया है पार्टी ने। अगर कोरोना की थर्ड वेव आती है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन अलग अलग जगहों पर जाएंगे जहां पर कोरोना से लोग पीड़ित हैं, और बीजेपी के कार्यकर्ता उन लोगों को मदद देंगे, क्योंकि उनको ऑलरेडी कोरोना से कैसे लड़ा जाए इसकी ट्रेनिंग दी गई है। तीसरा और आखिरी कार्यक्रम है वो संगठन का, जिसमें ब्रज के जितने भी पदाधिकारी हैं उस रीजन के, उनको बुलाया गया है। साथ ही उस एरिया के जो प्रचारक हैं उनको भी बुलाया गया है। और पार्टी विधानसभा चुनाव में एक विधानसभा में जो विधायकों की परफॉर्मेंस है उसको ऑडिट कर रही है कि क्या अगर जरूरत पड़ती है तो जो मौजूदा सिटिंग एमएलए हैं उनको टिकट दिया जाए या उनके चेहरे को बदलकर किसी नए चेहरे को मौका दिया जाए। इन तमाम चीजों का आकलन आज पूरे दिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय करने वाले हैं। बेहद अहम भी है, क्योंकि चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है, ऐसे में रणनीति बनाना बेहद जरूरी है। रवि, आप साथ रहिए, एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपके पास वापस लौटूंगा। असम मिजोरम विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह आज एक अहम बैठक ले सकते हैं। अहम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और सर्बानंद सोनोवाल के साथ तमाम हालतों पर चर्चा होगी कि आखिर क्यों असम मिजोरम राज्यों का विवाद इतना बड़ा क्यों हो रहा है। मीटिंग के जरिए उसको सुलझाने की कोशिश होगी। अभी कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा कि असम और मिजोरम की पुलिस में हिंसा हुई, हिंसा में 6 लोग मारे गए और लगातार इस पर चर्चा होती रही। ये बहस हमेशा गर्म रही कि आखिर किस तरह से इन दोनों राज्यों की जो तलखी है, जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां, उनको दूर किया जाए। और एक बार फिर से अमित शाह ने तमाम मुद्दों को जांचते परखते हुए ये पहल की है कि मैं मीटिंग करूंगा, मैं बात करूंगा, मैं जाकर देखूंगा कि 40 साल पुराना विवाद आखिर कैसे खत्म किया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, असम मिजोरम विवाद को लेकर गृह मंत्री अमित शाह आज अहम बैठक करने वाले हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा के साथ इस मुद्दे पर बातचीत होगी। और चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। अभिषेक बनर्जी आज एक बार फिर त्रिपुरा के दौरे पर जा रहे हैं। अभिषेक घायल टीएमसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने वाले हैं। अभिषेक ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की। दरअसल कल टीएमसी का त्रिपुरा में एक राजनीतिक कार्यक्रम था, लेकिन बीच रास्ते में ही उनके काफिले पर पत्थर बरसाए गए। घटना में कई नेता जख्मी हुए हैं। घटना के तुरंत बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर हमला करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस हमले के पीछे बीजेपी के कार्यकर्ता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अभिषेक आज त्रिपुरा में होंगे और जहां पे वो टीएमसी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। त्रिपुरा में एक रैली के दौरान यह आरोप लगे कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया है। आज अभिषेक बनर्जी तमाम टीएमसी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे जो जख्मी हैं, जिनकी हालत खराब है, उनसे मुलाकात करेंगे। और फौरी तौर पर जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ये आरोप लगे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं में। और इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के रुख करते हैं हमारे साथ श्रेयसी हमारे साथ जुड़े। श्रेयसी, गुड मॉर्निंग। क्या कुछ होने वाला है और जो ये आरोप लगा रहे हैं टीएमसी वाले कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही हमला किया, जिसके बाद इस तरह के हालात बने, क्या कुछ अपडेट आपके पास है इसे लेकर? जी गुड मॉर्निंग। ये अभिषेक बैनर्जी का दूसरा दौरा रहेगा त्रिपुरा में एक वीक के अंदर। कल एक जो हादसा हुआ जहाँ पे तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने कहा कि उन पर हमला किया गया है और ये आरोप उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लगाया है। आज जब अभिषेक बैनर्जी त्रिपुरा पहुंचेंगे, एक तो वो जो जख्मी हुए हैं
टीएमसी पार्टी वर्कर्स, उनसे मिलेंगे। गवर्नर से भी एक मुलाकात की जो एक टाइम है वो मांगी गई है तृणमूल कांग्रेस की ओर से। एमपी दोला सेन और बाकी दो जो टीएमसी लीडर्स हैं वो लोग भी रहेंगे अभिषेक बैनर्जी के साथ। और देखना है कि जब अभिषेक बैनर्जी त्रिपुरा पहुंचते हैं वो क्या बोलते हैं मीडिया से, क्योंकि कल रात को ही उन्होंने ट्वीट करके बोल दिया है स्टॉप मी इफ यू कैन, और त्रिपुरा की सीएम है उनको टैग किया है। श्रेषी, आप पश्चिम बंगाल की राजनीति को बहुत करीब से समझती हैं, आपने बहुत सारे इलेक्शंस भी कवर किए हैं। मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि तलखी कम नहीं हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का जो वो लगातार आरोप चल रहे हैं बीजेपी टीएमसी पे, टीएमसी बीजेपी पर। अभी उनके वैक्सीनेशन को लेकर भी अभी कई सवाल खड़े हुए थे, कहा था कि भाई आप वैक्सीनेशन कराने के चक्कर में नहीं पड़े, आप उपचुनाव कराना चाहते हैं। तो अभी फिलहाल जिस तरह की जमीन वहां तैयार हो रही है पश्चिम बंगाल में, और ममता चूंकि एक बड़ा फेस बनना चाहती हैं, एक बड़े लेवल पे प्ले ऑफ करना चाहती हैं, किस तरह से आप अभी पश्चिम बंगाल की राजनीति को देख रहे हैं आने वाले कुछ वक्त में? देखिए, एक तरफ पश्चिम बंगाल में तो इलेक्शन की रिजल्ट तो आ ही गई है, लेकिन ये जो बाई पोल्स है ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जो नंदीग्राम की सीट हार चुकी है, जबकि ये मामला जो है हाई कोर्ट में अभी भी है नंदीग्राम की रिजल्ट लेके, जो ममता बनर्जी ने खुद कैलकाटा हाई कोर्ट में की है। लेकिन एक तरफ जहां वेस्ट बंगाल में टीएमसी को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिला है आफ्टर सीइंग द काइंड ऑफ वर्क बीजेपी हैज डन, बहुत सारे नेता आए, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर से लेकर सभी यहाँ पे आए थे कैंपेनिंग करने के लिए। लेकिन अब जो तृणमूल का फोकस है ये पश्चिम बंगाल से बाहर की फोकस है। जो 21 जुलाई की जो बड़ी स्पीच होती है चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की, वो इस बार काफी सारे स्टेट्स जैसे गुजरात, यूपी, त्रिपुरा, ये सब जगह पे दिखाए गए थे 2023 में। जी, और यही अभी तृणमूल कांग्रेस का फोकस रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो आज अभिषेक शर्मा त्रिपुरा में हैं, अभिषेक बनर्जी माफ कीजिएगा, और आज वो तमाम घायल कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो हिंसा हुई थी उसके पीछे कौन है। इस